हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए या फिर यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रारंभ की बात करें तो 12 अनुसूचियां यानी शेड्यूल हैं, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे यानी आर्टिकल थे प्रारंभ में। लेकिन एट अ प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अभी हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, 25 पार्ट हैं यानी जो पहले 22 पार्ट थे अब वो 25 पार्ट हैं और 448 अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल हैं। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें। अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स जिसे हिंदी में हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसे ना तो हमसे कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही हमसे हमारी सरकार छीन सकती है। तो इसलिए मौलिक अधिकार जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इतना आवश्यक क्यों है हमारे जीवन के लिए। तो आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई पौधा है तो उसे जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। उसे जीवित रहने के लिए मिट्टी, पानी और धूप, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों चीज ना मिले तो क्या पौधा जीवित रह पाएगा? नहीं। और उसी तरह से हम नागरिकों को भी अपने जीवन स्वतंत्रता और समानता के साथ जीने के लिए हमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो जेल से बाहर है तो उसके पास 100% मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन अगर वो इंसान जेल में चला जाता है तो उसे 90% जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि जेल में जाने से लाइफ क्या होती है, बेकार हो जाती है। तो सोचिए, अगर आपसे जेल के बाहर ही 100% मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो क्या वो जीवन रहेगा? नहीं। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट हमारे लिए आवश्यक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या है। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। और पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में यानी सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। और पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो ब्रिटेन में प्रयोग किया गया था। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ के संविधान से लिया गया था, कहाँ के संविधान से बोरो किया गया था। तो फंडामेंटल राइट को अमेरिका से बोरो किया गया था। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स को क्या कोई निलंबित यानी सस्पेंड भी कर सकता है? तो जी हाँ, इसका अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को वह सस्पेंड कर सकती है। जैसे कि आप आर्टिकल 19 को ले सकते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में है कि आपको घूमने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो क्या आप घूम फिर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार है कि वो उस चीज को सस्पेंड कर सकती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है? लेकिन अब बात आती है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट है जो लोगों के लिए नुकसानदायक है तो उसे परमानेंटली खत्म करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास। संसद के पास यह अधिकार है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट से लोगों को नुकसान होता है तो वह परमानेंटली उस अधिकार को खत्म कर सकता है। तो संसद के पास यह अधिकार है कि वह हमेशा के लिए किसी भी फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती है। और कुछ समय के लिए जब बात आए तो वह अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अब ओरिजिनली फंडामेंटल राइट 7 थे, 7 मौलिक अधिकार थे प्रारंभ में, लेकिन प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार है? प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यह भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो इंडिया के सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है? अब एक और बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 ये दो आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जिसे इमरजेंसी के टाइम भी इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है,
आर्टिकल 20 और 21 क्या है इसे हम आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसे इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो अब हम इसे ओवरऑल क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसे हम जान लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक। और फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आठ भाग कौन सा हो, भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है। फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फंडामेंटल राइट्स के जो है मौलिक अधिकार जो है किस संविधान से बोरो किया गया है, तो अमेरिका के संविधान से किया गया है। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है, तो वह है राष्ट्रपति के पास। और उसे प्रतिबंधित करने का अधिकार यानी रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार किसके पास है, तो वह है पार्लियामेंट के पास। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। अब चलिए हम जानते हैं कि वो 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 24 के बीच है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। और अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये है 6 फंडामेंटल राइट जो प्रेजेंट में है। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में एक मिसिंग है, वो क्या है, आर्टिकल 31 जो कि प्रेजेंट में नहीं है। इसे क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के 1 के एफ के तहत फंडामेंटल राइट था, जिसे अब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रिमूव करके अब इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है और 300 क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, 300 ए में जोड़ दिया गया है। अब 300 ए कहाँ लाई करता है, किस पार्ट में लाई करता है, तो ध्यान रखिएगा पार्ट 12 में 300 ए है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई थे उस टाइम प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए लीगल राइट क्या होता है। ठीक है, जैसे हम मौलिक अधिकार को पढ़े फंडामेंटल राइट्स को, वैसे ही लीगल राइट क्या होता है। देखिए, लीगल राइट जिसे हिंदी में कानूनी अधिकार कहा जाता है, ये ऐसे अधिकार होते हैं जिसे हमसे कोई पब्लिक तो नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार हमसे ये छीन सकती है। और फंडामेंटल राइट क्या है, ना तो हमसे कोई पब्लिक छीन सकता है और ना ही हमसे सरकार छीन सकती है। तो ये थे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार है। इसे रिमूव कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और अब इसे क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके सभी आर्टिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 12, जो बताता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। तो स्टेट सुनते ही हमारे माइंड में कोई स्टेट आता है, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, लेकिन संविधान में स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता, इसमें सरकार और सरकारी संस्थाएं भी आती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, पंचायत हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी स्टेट आते हैं। यदि इनमें से कोई भी संस्था आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या प्राइवेट कंपनी को भी आर्टिकल 12 में गिना जाएगा, तो नहीं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 12 कहता है कि सिर्फ वही संस्था राज्य मानी जाती है जो सरकार के कंट्रोल में हो या फिर सरकार के फंड से चलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 क्या कहता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आर्टिकल 13 इंश्योर दैट नो लॉज कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स यानी अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगला क्या है, इफ एनी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर लॉ कन्फ्लिक्ट्स विथ फंडामेंटल राइट्स
इट इज कंसीडर्ड नल एंड वॉइड। तो इसका सिंपल अगर हम आपको समझाएं तो आर्टिकल 13 यह कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो वह इनवैलिड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून कहता है कि कुछ जातियों के लोग स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारे मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन करता है। तो ऐसे कानून को आर्टिकल 13 के अनुसार रद्द कर दिया जाएगा। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 से 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, यानी समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 दो बातें कहती हैं। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता, जिसे ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कानूनों का समान संरक्षण, जिसे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ कि कानून के समक्ष सब एक बराबर है। जैसे अगर एक गरीब व्यक्ति और एक मिनिस्टर अगर दोनों सड़क पर बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो दोनों पर जुर्माना बराबर लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कानूनों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून सब पर बराबर लागू होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जरूरतमंद को हेल्प दी जा सकती है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी यानी अपवाद भी हैं कि प्रेसिडेंट्स, एमएलएज, एमपीज कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन सिविल मैटर, यानी राष्ट्रपति, विधायक या फिर सांसद है उनको नागरिक मामलों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव का निषेध, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यानी धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मतलब कि किसी की भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि हम कोविड-19 को ले लेते हैं, ठीक। कोविड-19 क्या था, एक दूसरे के संपर्क में आने से और ज़्यादा फैल रही थी, ठीक है? तो उस टाइम क्या था, लोग एक दूसरे के आस-पास नहीं जा रहे थे, एक दूसरे से बोल रहे थे दूर रहो, ये रहो, वो, ठीक? तो ये क्या था, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था। अगर हम एक दूसरे के संपर्क में आएँगे तो ये और ज़्यादा फैल सकता है। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है कि हर नागरिक को सरकारी नौकरी में बराबरी का मौका मिलेगा। मतलब सरकार किसी के साथ रिलीजन, कास्ट, सेक्स या बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। अब सरकारी नौकरी में आरक्षण भी दी जाती है। अब यहाँ पर जिन्हें आरक्षण मिलता है उन्हें लगता है कि आरक्षण सही है, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है उन्हें लगता है कि आरक्षण सही नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, तो सरकार उन्हें आरक्षण देती है ताकि वे भी आगे बढ़ सके और समाज में समानता आए। सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि जो आगे बढ़ रहे हैं या फिर जो आगे बढ़े हैं वो रुक जाए, नहीं, वो आगे बढ़ते रहें। लेकिन जो पिछड़े हुए हैं, सरकार उन्हें थोड़ा आरक्षण देकर एक समान कर देती है, जिससे कि इक्वालिटी बना रहे। अब आता है आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। ये क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। आर्टिकल 17 है जो छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। जैसे कि हम बात करें भारत के इंडिपेंडेंस की पहले की बात करें तो पहले कुछ जातियों को छूना मतलब पाप माना जाता था, या उन्हें टेम्पल्स, स्कूल या कुओं या होटल में मतलब कि जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये चीज कंप्लीटली खत्म हो चुका है। संविधान ने यह साफ कह भी दिया है कि ऐसा करना गैर कानूनी माना जाएगा। तो छुआछूत करना मतलब मना है और ऑलरेडी अब खत्म हो चुका है। अब अनटचेबिलिटी नहीं है। अब आता है अगला, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का उन्मूलन।
तो आर्टिकल 18 यही कहता है कि राजा, महाराजा, लॉर्ड हो गया या फिर नवाब या कोई भी ऐसा खास उपाधि आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं, जो खुद को ऊंचा दिखाता हो। जैसे कि कोई भी नेशनल अवार्ड ले लीजिए, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया या फिर पद्म श्री हो गया, ये सभी अवार्ड आप ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप इसे अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हम एजुकेशन की बात करें या रैंक की बात करें, जैसे हम अगर एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में अगर आप प्रोफेसर हैं या फिर डॉक्टर हैं, तो ये सब अपने नाम के आगे लगाते हैं, ठीक है? कि डॉक्टर समथिंग समथिंग या फिर प्रोफेसर ये वो, ठीक? तो ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो उस चीज़ को अचीव किए हैं खुद से। वो उनके ज्ञान और शिक्षा को दर्शाती है। एजुकेशन जैसी टाइटल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप इस चीज़ को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं क्योंकि आप इससे बहुत ही मेहनत करके उस चीज़ को अचीव किए हैं। तो रैंक की बात करें तो आप सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर ले लेते हैं। अगर ये सब आप नाम के आगे लगा सकते हैं क्योंकि इस चीज़ को आप अपनी मेहनत से अचीव किए हैं। ठीक है? यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप विदेश में हैं, मान लीजिए कि आप विदेश में हैं और आपको कोई भी उपाधि विदेशी उपाधि मिलती है, तो आप उसे लेने से पहले आपको यहाँ के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, तभी आप ले सकते हैं। तो ये थे 12 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। चलिए अब हम इसे पूरा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? आर्टिकल 12 क्या कहता है? डेफिनिशन ऑफ स्टेट। हाँ, तो यहाँ पर स्टेट सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? स्टेट यानी बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे। लेकिन यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है? संविधान में स्टेट का मतलब सिर्फ वही राज्य होता है जिसमें सरकार या सरकारी संस्थाएं आती है, ठीक है? दूसरा आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 13 क्या है? लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। तो यह आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वह इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है? अब आता है राइट टू इक्वालिटी का ये टोटल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, यानी कि सभी के लिए समान अधिकार है, कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का निषेध। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स या बर्थ और प्लेस के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है यानी हर नागरिक को नौकरी में बराबर का मौका मिले, ठीक है? आ- आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत। आर्टिकल 17 छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। आर्टिकल 18 क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि कोई भी खास उपाधि आप अपने नाम के आगे या पीछे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये थे टोटल 12 से लेकर 18 तक आर्टिकल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई भी आर्टिकल में कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? इन विच 5 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू इक्वालिटी गिवन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमें बताइएगा कि समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में आता है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।